नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। चलिए पार्ट 7 के लिए मैंने डेटा ऑलरेडी ले लिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक डेटा इस तरह से लिया है, एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं, फिर डेजिग्नेशन लिया है, स्टेटस लिया है। अब डेजिग्नेशन और स्टेटस में क्या फ़र्क है मैं आपको ये समझाना जरूर चाहूँगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर, पियोन, ऐसे डेजिग्नेशन है। कंपनी के अलग अलग पोस्ट के एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के पोस्ट है, आई मीन टू से। और ऐसे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आपके पास रहेंगे, 100-150 पोस्ट, अगर मतलब 100-150 एम्प्लॉयज़ और बहुत सारे पोस्ट है तो उन पोस्ट के हिसाब से उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर हमें कोई फॉर्मूला देना बहुत दिक्कत होता है। मतलब मैनेजर के लिए अलग परसेंटेज एचआर अलाउ करना, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, या फिर जो भी अलग अलग ये मिलते हैं अलाउंसेस, वो अलाउंसेस को अप्लाई करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप डेजिग्नेशन के बेस पे करेंगे। तो मैंने क्या किया है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया, मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहले तो जो टेक्निकल काम करते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए वर्किंग का रिसोर्सेज अवेलेबल करके देते हैं, उन्हें स्किल पर्सन कहा जाता है। तो मैंने उनको स्किल पर्सन में डाल दिया, जैसे मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, जो भी है उन सभी को मैंने स्किल पर्सन डाल दिया। अब सुपरवाइज़र को मैंने सेमी स्किल में डाल दिया। सुपरवाइज़र लेवल के या फिर क्लर्क लेवल पे जो है वो सेमी स्किल, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन के काम करते हैं। और जो बिल्कुल ही मतलब अपना दिमाग नहीं लगाते, बस लेबर का काम करते, जैसे पियोन वगैरह, उन लोगों को मैंने क्या कर दिया, अनस्किल वर्कर में डाल दिया। अनस्किल, ओके, यहाँ पे पियोन पियोन दोनों जगह लिखा तो भी चलेगा, मैंने ऐसा लिख दिया। सो अनस्किल, सेमी स्किल और स्किल नाम के 3 हमने क्या कर दिए यहाँ पे टेम्पररी स्टेटस तैयार किए एम्प्लॉय के। और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे 100-150 एम्प्लॉयज़ जो है अगर रहेंगे तो उसमें जितनी भी कैटेगरी के अलग अलग डेजिग्नेशन है, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, उन सभी को हमने 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन कर लिया, जिसके ज़रिए हम आगे के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा किया जाता है, और मैंने ऑलरेडी ऐसे डेटा देखा है, जब मैं ऑलरेडी जिनका भी काम करके दिया है मैंने जिनका, तो उनके पास इस तरह से डेटा था, और उनके इस डेटा के ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा के दिया है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है आपको सीखने के लिए इस डेटा के ऊपर। सैलरी शीट हम सीखने वाले कैसे डिज़ाइन किया जाता है इस पार्ट में, पार्ट 7 के अंदर। तो सबसे पहले मैंने फिक्स बेसिक यहाँ पे लिया, ये नंबर डिटेल कर देता हूँ, फिक्स बेसिक। अब ये फिक्स बेसिक जो कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि उसका सीटीसी पहले डिज़ाइन होता है कंपनी में। कोई भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी दी जाती है तो उसको सैलरी डायरेक्टली नहीं मिलती, उसका सीटीसी कंपनी डिज़ाइन करती है, वो पेरोल डिपार्टमेंट डिज़ाइन करता है। जो पेरोल मतलब पेमेंट स्लिप जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट है, जो पेरोल डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, एचआर और ह्यूमन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही पेरोल सेक्शन आता है। तो पेरोल सेक्शन में क्या होता है कि सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी को उस एम्प्लॉय के पीछे कितना खर्चा है एक साल में, वो डिज़ाइन करके उसका सीटीसी मतलब एनुअली सपोज उस एम्प्लॉय को 5 लाख खर्चा है तो उसके हिसाब से उसका फिक्स बेसिक वगैरह निकाला जाता है, राइट। सो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे फिलहाल तो हमें फिक्स बेसिक डायरेक्टली लेना है। सपोज इस एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 30,000 फिक्स मंथली फिक्स बेसिक है, ये उसका नेट सैलरी नहीं है। नेट सैलरी वगैरह क्या है आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 25,000 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसका फिक्स बेसिक। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका 18,000 रुपीज़ फिक्स बेसिक। फिक्स बेसिक इस तरह से है, यहाँ पे 12,000 रुपये मैंने फिक्स बेसिक लिया, और इसका लिया 10,000 रुपये, ये मैंने अमाउंट टाइप कर दिया ऐसे। पे डेज, अब ये पे डेज जो होते हैं एक महीने के सपोज 30 डेज है तो 30 डेज में उसने कितनी प्रेजेंटी है, उसकी प्रेजेंटी डेज यहाँ पे वही पे डेज रहेंगे। और इसका कैलकुलेशन है अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो कि हम आगे के पार्ट में सीखेंगे अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाना है, अटेंडेंस ट्रैकर एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे इसके बाद के पार्ट में बताने वाला हूँ। पहले ये 30 डेज प्रेजेंट है उस महीने में जिस महीने का हम प्रेजेंट ही कर रहे हैं। सपोज ये करंटली मैं अभी जो कर रहा हूँ अप्रैल मंथ का कर रहा हूँ, तो वो तो 30 डेज है, 25 डेज है, ये 26 या 28 डेज है, 26 है, ये 30 डेज है। सो ये इस तरह की प्रेजेंटी मैंने यहाँ पे लगा दी, और ये हम अटेंडेंस रिकॉर्ड से डेटा पुल करें, मतलब यहाँ पे डेटा पुल कर लेंगे, और अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाना है आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। फिलहाल ओवर टाइम में इन हावर्स रहेगा, ये डेज में है, और ये ओवर टाइम इन हावर्स। सो इनको तो ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्किल पर्सन को और सेमी स्किल पर्सन को, ज़्यादातर स्किल पर्सन को तो ओवर टाइम नहीं रहता है। सेमी स्किल से अगर मैं ओवर टाइम देना चाहूँगा तो यहाँ पे ऐसा 20 आवर्स, 10 आवर्स, पूरे महीने में उन्होंने कितने आवर्स किए, 30 आवर्स, किसी ने 50 आवर्स कर लिए, डेली 2-2 आवर्स ओवर टाइम किया, तो ज़्यादातर लेबर लोग वगैरह उनको ओवर टाइम मिलता है, और ये इन हावर्स रहेगा। सो इन हावर्स, ओके, इन आवर्स, राइट। सो याद रखिए, और ये कैसा रहेगा, डेज में रहेगा। मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको लिखा रहा हूँ, ये तो आपको पता है अमाउंट इन रुपीज़ में रहेगा, बताने की ज़रूरत नहीं। करंट मंथ बेसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे देखना ही वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो करंट मंथ बेसिक कैसे होगा, सिंपल है, CM बेसिक, करंट मंथ बेसिक, ये उसकी फिक्स बेसिक है।
30 दिन वो प्रेजेंट है उस महीने में और 0 ओवर टाइम किया है, तो उसका करंट मंथ बेसिक क्या हो जाएगा? अगर ये उसका फिक्स बेसिक है, 25 दिन वो प्रेजेंट है, 5 दिन एब्सेंट है और 10 घंटा उसने ओवर टाइम भी किया है, तो वो ऐड होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए इज इक्वल टू हम अपना कस्टमाइज फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत सिंपल है, मैं जूम कर लेता हूँ। इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये सैलरी है फिक्स बेसिक, दिस इज आवर फिक्स बेसिक E2। सो E2 के पहले मैं ब्रैकेट जरूर देना चाहूँगा और फिर E2 लूँगा, ब्रैकेट में लूँगा। E2 डिवाइड बाय 30, ये 30 दिन की सैलरी हमने तय की उसको, ये 30 दिन की सैलरी तय की, मतलब ये वाले 30 मैंने नहीं लिए, ये 30 मैंने लिए कि वो पूरे महीने में 30 दिन के हम उसको पे करते हैं 30 दिन का। तो 30 दिन से अगर मैं डिवाइड करूंगा E2 को, तो एक दिन की सैलरी आएगी। ध्यान से सुनिए, E2 डिवाइड बाय 30 यानी कि फिक्स बेसिक है पूरा मंथली 30,000 रुपये, 30,000 रुपये उसका महीने का सैलरी, अगर 30 दिन से मैं डिवाइड करता हूँ तो दिन का उसका एक दिन का सैलरी हो गया 30,000 रुपये, 1,000 रुपये एक दिन का सैलरी। और एक दिन की सैलरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से यहाँ पे 30 दिन, ये जो उसका पे डेज है ना उसको सिलेक्ट किया, F2 दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है। सो इससे क्या होगा, इससे एंटर करके देख सकते हैं, इससे होगा उस महीने की जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से सैलरी आएगी सबकी। देखिए इस महीने में उसकी 25 दिन की प्रेजेंट है, उसकी सैलरी 20,000 हो गई, 25,000 उसकी पूरे 30 दिन की सैलरी। अगर वो 30 दिन प्रेजेंट रहता ना, यहाँ पे मैं 30 करता हूँ तो उसकी सैलरी हो जाएगी 25,000। समझ में आपको? हाँ ओके राइट। तो ये वैसे ही है, सब नीचे भी जिनका प्रेजेंट ही 30 डेज है उनको ही फुल पे मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ओवर टाइम भी तो ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ब्रैकेट हमें देना है, ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलाज एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो एक एक फॉर्मूला इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाए। वो आपको बोडोमास थ्योरी तो पता रहेगी, ब्रैकेट ऑफ बोडोमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट में पहले होगा, ब्रैकेट का आंसर पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट में नहीं है तो पहले डिवीजन करेगा, फिर बोडोमास पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस तरह से रहेगा वो। तो आपको याद रखना है बोडमास थ्योरी, BODMAS, बोडमास थ्योरी, बोडमास या बोडोमास थ्योरी इसे हम बोलते हैं, जो कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। तो पहले ब्रैकेट का आंसर सॉल्व होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो ब्रैकेट में मैंने फिर से लिया E2 डिवाइड बाय 30। अब ये फिर से क्यों लिया, ये 30 दिन की सैलरी को एक दिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ये करते हैं। एक दिन की सैलरी मिल गई मुझे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये सपोज उसकी सैलरी, वहाँ पे उस एग्जाम्पल में 1,000 है, पहले वाले एग्जाम्पल में, इसलिए 1,000 रुपये को अगर मैं डिवाइड करूँगा, सपोज एक दिन में वो कितना घंटा कंपनी में काम करता है, 8 घंटा या 9 घंटा, सपोज 9 वर्किंग हावर्स मैंने लिए। सो डिवाइड बाय 9 अगर करता हूँ तो ये क्या हुआ पता है, ये 1 घंटे की सैलरी होगी हमारे वर्किंग हावर्स के हिसाब से। अगर वो 9 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा कर रहा है, तो डिवाइड बाय 8 कीजिए। तो 1,000 को मैंने 9 घंटे से डिवाइड किया, 1 घंटे की सैलरी मिल गई मुझे, और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके OT से, क्योंकि 1 घंटे की सैलरी जो रहती है उसका ही OT मल्टीप्लाई करेगा ना। 1 घंटे की सैलरी, 1 घंटा ओवर टाइम किया तो 1 घंटे की मिलेगी, 2 घंटा किया तो 2 घंटे की मिलेगी। ज़्यादातर जो फैक्ट्री वर्क रहते हैं उनको अगर ओवर टाइम करते तो उनको डबल सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाता है उनके लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 भी आप आगे कर सकते हैं। अगर उनको ओवर टाइम वो करते तो मतलब जो रेगुलर उनका वर्किंग आवर्स है, सपोज रेगुलर उसको 50 रुपये मिल रहे वर्किंग आवर्स में, ओवर टाइम करने के बाद उसे 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्कर लोगों के लिए होता है जो फैक्ट्री में हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए मशीनरी ऑपरेट करने वाले। तो मैं फिलहाल एंटर करता हूँ यहाँ पे, और इससे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसके ओवर टाइम के साथ सैलरी आ गई है, डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा आ गए आपके पास, इसका भी इलाज है, मैंने पहले ही बता दिया कि डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे क्लिक कीजिए डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन से, होम टैब में नंबर ग्रुप में डिक्रीज डेसिमल, क्लियर राइट। ये तो आपको समझ में आया कि अभी करंट मंथ बेसिक कैसे निकालना है। अब इस पार्ट में हम HRA ही सीखेंगे, पहले कैलकुलेशन करना, HRA कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे, आगे के पार्ट में हम बाकी का देखेंगे। और यहाँ पे HRA कैलकुलेशन होने के बाद आपको समझ में आया कि यहाँ पे फिर से हमने नेस्टिप यूज़ किया है। जी हाँ, नेस्टिप की ज़रूरत यहाँ पे फिर से एक बार है, नेस्टेड इफ, मैं नेस्टिप बोलता हूँ, आप नेस्टेड इफ बोलिए, नेस्टिप ऐसा प्रोनाउंसिएशन चलता है। सो इफ के अंदर इफ क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि हमारे पास जैसे एम्प्लॉयज़ है, जैसे जैसे स्टेटस है, स्किल पर्सन है, तो उनको HRA जो है मुझे 50% देना है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, याद रखिए HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है उसे 50% देना है। स्किल के बाद यहाँ पे सेमी स्किल पर्सन है तो उनको मुझे 40% HRA देना है दोस्तों। और अगर अनस्किल है तो मैं देना चाहता हूँ, अनस्किल मैंने लिख दिया, और मैं देना चाहता हूँ 30% HRA। आर यू गेटिंग?
50, 40, 30 ऐसे 3% मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं और तीनों के हिसाब से। अब मैं अंश के लिए वर्ड नहीं लिखूंगा तो भी रिमेनिंग वालों को 30 मतलब कि 3 ही स्टेटस है, तो मुझे 2 ही ईप लिखने हैं। मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन है मेरी, तो आपको पता है मतलब 3 आंसर है तो 2 ईप ही लिखने, 2 ईप से हमारा यहाँ पे आंसर मतलब काम सॉल्व होने वाला है। और वो कैसे देना है आपको फॉर्मूला तो अच्छे से समझा, लेकिन इसके बारे में समझा दूंगा मैं आपको अभी पहले, क्योंकि स्किल पर्सन, सेमी स्किल और अनस्किल का ये जो मैंने फंडा रखा है ये मेरे ऊपर है, किसको कितना परसेंटेज देना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है मतलब सपोज आपके पास एम्प्लॉयज़ है आपकी कंपनी में और आप रजिस्टर हो अभी कंपनी आपकी, तो आपको क्या करना है, आपकी कंपनी को जो एचआरए दिखाना है वो आप 5% से लेकर 70% तक, मतलब 5% से लेकर 70% तक कोई भी परसेंटेज आप एचआर में दिखा सकते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड सैलरी स्लिप में होता क्यों है हमारी, ये टैक्स बेनिफिट मिलने के लिए होता है। एम्प्लॉय को एचआरए के ऊपर हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर पार्शली टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो घर का रेंट है उसका अलाउंसेस दिखाया जाता है सैलरी स्लिप में कि भाई ये आदमी रेंट पे रहता है और इसको इतना अमाउंट रेंट के लिए मिला, मतलब रेंट के नाम से मिल रहा है, तो ये अमाउंट के लिए उसको पार्शली बेनिफिट मिले, इसीलिए ये एचआरए कंपाउंड उसके सैलरी स्लिप में ऐड किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन, तो हर एक सैलरी स्लिप में लगभग होता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखिए लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इफ में हमारी लॉजिक क्या रहेगी, ये हमारा जो स्टेटस है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस में अगर स्किल है तो जैसे हमने अभी दिया था ना होलसेल रिटेलर, वैसे ही कुछ है। स्किल है तो बेसिक के ऊपर रहता है, ये बेसिक के ऊपर 50%, जो अभी करंट मंथ बेसिक नहीं लेना है मुझे, फिक्स बेसिक लेना है, लेकिन उसके ऊपर 50% देना है, तो मैंने ये दे दिया। सो फिक्स बेसिक लेने के लिए मैं बस ये सेल को चेंज करूंगा, यहाँ पे H2 की जगह इस H2 को सिलेक्ट कर लूंगा और फिक्स बेसिक को E2 कर दूंगा, राइट। सो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अगर स्किल पर्सन है तो 50% एचआरए उसके फिक्स बेसिक पे कैलकुलेट होगा। कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को, यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर दूंगा। स्किल की जगह बस यहाँ पे सेमी लिख दूंगा आगे, और सेमी लिखने के बाद 50 की जगह, आपको पता है 50 की जगह 40% यहाँ पे तय किया गया है सेमी स्किल को, और अनस्किल को 30% है तो कॉमा और डायरेक्टली फिक्स बेसिक इनटू 30%, क्योंकि हमें तीसरा ईप की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं है, 2 ईप की ज़रूरत है, 3 कंडीशन 3 आंसर 2 ईप। तो यहाँ पे आपको पता चला कि स्किल पर्सन है 50 दे दिया, सेमी स्किल है मैंने 40 दे दिया, अनस्किल है मैंने 30 दे दिया। पूरा फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखिए और फिर आपको एंटर कर देना है। देख लिया आपने, एंटर किया, एक्सेप्ट कीजिए और अभी इसको आपको डबल क्लिक करना है, मिल जाएगा आपको आंसर। ओह एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, डिलीट कर दो। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया है एचआरए तक। सीएम बेसिक भी कैसे कैलकुलेट करना है हमने सीख लिया। हमने फिर से नेक्स्ट स्टेप का एग्जांपल इस सैलरी शीट में देख लिया, मतलब सैलरी शीट के अंदर डिज़ाइन करना सीख लिया कि किस तरह से एचआरए हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम पार्ट 8 में मिलेंगे क्योंकि पार्ट 7 खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं पार्ट 8 के अंदर जिसमें हम टीए डीए वगैरह सारी चीज़ें सीख लेते हैं। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। सो पार्ट 8 में आपका स्वागत है और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमने पार्ट 7 में ये देखा था कि एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें भी हमने नेक्स्ट फिर से एक बार एग्जांपल देखा था। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस जो भी कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिले, ये उसके पीछे का एक मकसद होता है। और मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट ने ट्रैवलिंग अलाउंसेस के ऊपर 9,600 एनुअली टैक्स बेनिफिट दिया है। यानी कि अगर आप एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग एक साल में 9,600 दिखाते साल का,
तो उसको उस 9,600 के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो 9,600 उसमें से माइनस करके बाकी के अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स के लिए उसे कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा TDS में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये करना कैसे है। इसके लिए सपोज 9,600 एनुअल टैक्स बेनिफिट है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखिए 9,600 को मैं 12 महीने से डिवाइड करूँगा तो देखिए क्या आ रहा है, 800 रुपये आ रहा है। मतलब महीने का 800 रुपये अगर मैं ट्रैवलिंग दिखाऊंगा हर एक एम्प्लॉय को बिना फॉर्मूला टाइप करके डायरेक्टली, तो क्या होगा, सभी एम्प्लॉय को 9,600 मैंने ट्रैवलिंग अलाउंस दिखाया और पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा 9,600 का, साल का 9,600। लेकिन हर एक को अलग अलग ट्रैवलिंग अगर मैं दे रहा हूँ और मुझे दिखाना है और उसके हिसाब से उनको टैक्स लगने दो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, उस पर टैक्स लगेगा, 9,600 माइनस किया जाएगा। तो फिर हम इफ कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं और स्किल वाला जो फॉर्मूला अभी किया था ना यहाँ पे, यही फॉर्मूला हमें कॉपी पेस्ट करना है। HRA के अंदर जो हमने किया था उसी फॉर्मूला को हमें कॉपी पेस्ट करना है। देखिए HRA के अंदर जो फॉर्मूला हमने दिया था यही फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई हम कर सकते हैं। बस हमें जो परसेंटेज कॉपी किया हमने यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस के अंदर पेस्ट किया, और यहाँ पे जो होता है स्किल के लिए, सपोज स्किल पर्सन को कितना परसेंटेज है यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे स्किल परसेंटेज के लिए 20% है, या इतना तो नहीं होगा, ट्रैवलिंग 10% है, इसके लिए सपोज है 8% है, और इसके लिए है 6%। तो आप ऐसे परसेंटेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 80% हो गया। ओह माय गॉड। ओके, सो नाउ एंटर इट एंड ड्रैग इट। अब इसका 3,000 रुपये ट्रैवलिंग हो गया। ज़रा ध्यान से देखिए, इसका ट्रैवलिंग कितना हो गया अभी, 3,000 रुपये। और मैंने क्या रूल बताया था, 9,600। तो 9,600 एन्यूअली है, लेकिन उसका 3,000 पहले महीने का है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे सपोज। सो मल्टीप्लाई बाय 12 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, उसका हो रहा है 36,000। 9,600 उसमें से माइनस करके बाकी अमाउंट पे टैक्स के लिए कैलकुलेशन के लिए लिया जाएगा, याद रखिए। ओके, तो ये मुझे बताना था। आप इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबके लिए सेम ट्रैवलिंग दिया है तो आप एक ही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, G2 × 10% वगैरह। डेयरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट सभी के सैलरी में मिलता रहता है। तो यहाँ पे महंगाई भत्ता जो मिलेगा सपोज, तो वो सपोज 30,000 के ऊपर 6% अभी बढ़ा दिया गया है इस महीने के लिए। सो इसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, डेयरनेस अलाउंसेस। तो मैंने ये लिया इस तरह से, E2 फिक्स बेसिक इंटू 6%। तो सबके लिए 6% यहाँ पे डेयरनेस अलाउंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसका कैलकुलेशंस बता दिया आपको, डेयरनेस अलाउंस कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। ये वैसे मैंने मंथली बताया 6%, लेकिन वैसे एनुअली अगर सपोज उनको कैसे मिलता है मैं आपको बताऊँ। ये उसकी 30,000 सैलरी महीने की, तो एनुअली उसको जो डेयरनेस मिलने वाला है ना, उसकी हाफ सैलरी का मिलेगा पूरे साल में। मतलब 15,000 रुपये उसको डेयरनेस अलाउंस मिलेगा, 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये को डिवाइड बाय मंथली करेंगे हम यहाँ पे तो 12,000। तो वो फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा। अगर वैसा देखा जाए तो कैलकुलेशन ऐसा है, ये 30,000 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 12। लेकिन ये पहले ब्रैकेट हम यहाँ पे डाल देंगे। ब्रैकेट की आदत याद रखो कि दो कैलकुलेशन एक साथ आते हैं तो पहले वाले को ब्रैकेट दिया करो। सो एंटर करो। अभी इसका 1250 हो रहा है और सबका इस तरह से आ जाएगा। समझ में आपको, ये याद रखना है। मैंने क्या किया दोबारा मैं बता देता हूँ। जो उसकी पूरी सैलरी है एक महीने की 30,000 उसकी सैलरी सपोज जो भी है, उसको डिवाइड बाय, मतलब उसकी 15 दिन की सैलरी की जाएगी, डिवाइड बाय 2, यानी कि 15,000 हो गए, डिवाइड बाय 2। 15 दिन की सैलरी 15,000, तो 15,000 ये साल में दिया जाएगा। तो साल में दिया जा रहा है ये, इसीलिए डिवाइड बाय 12 मंथली निकालने के लिए। साल में 15,000 उनको डेयरनेस अलाउंस मिल रहा है, तो साल में 12 अगर मंथ्स है तो उसके हिसाब से हम 12 को डिवाइड करें, मतलब उस अमाउंट को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास। अब ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है दोस्तों, ग्रॉस सैलरी तो बहुत बेसिक है। बस आपको इसको सिलेक्ट करना है और ये वाला जो साइन है आपको पता ही है, अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं। ये टोटल कर रहा है किसका, सेम बेसिक, HRA, TA, DA सबकी टोटल, H2 to K2 सबकी टोटल, यानी कि आपकी ग्रॉस हो गई। ये ग्रॉस सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको बताया जाता है कि आपको इतना पे मिलेगा, जिसमें आपको HRA, DA ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। आपकी ग्रॉस इतनी रहेगी जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ज़्यादातर बताया जाता है, और आपको इन हैंड मिलती है वो नेट सैलरी। देखिए फिक्स बेसिक जिसके ऊपर कैलकुलेशंस होता है, बाकी के सारे HRA, TA, DA। ग्रॉस सैलरी जो आपकी टोटल सैलरी होती है, और उसमें से PF, प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स माइनस करके आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। इन हैंड मिलने वाली सैलरी को नेट सैलरी कहा जाता है। PF, प्रोविडेंट फंड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेविंग स्कीम एक्ट है दोस्तों। मतलब अगर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट एक ने रूल रखा है
एक 1956 एक्ट है, उसने उन्होंने कहा है कि वहाँ से उन्होंने ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब जिस कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, ज़्यादातर वो रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उनको क्या किया है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ को पीएफ कट होना ज़रूरी है। क्योंकि वो पीएफ क्या होगा, प्रोविडेंट फंड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सेविंग होता रहेगा आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपकी सैलरी सपोज अभी 15,000 के ऊपर है, तो आपका जो 15,000 के ऊपर है, ये रूल ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 15,000 के ऊपर अगर सैलरी है तो आपका कंपलसरी यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1,800 फिक्स अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होगा। फिक्स अमाउंट जो होता है 1,800 डिडक्ट होगा आपकी सैलरी में से, और जमा होते जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ डिपार्टमेंट में, जो आप 6 महीने के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अगर जब भी आपकी फ्यूचर में सपोज आप रिटायर हो गए वगैरह, तो उस टाइम पे आपके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं रहेगा, तो आपके पास एक अमाउंट तो सेव रहेगी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। और ये अमाउंट 1,800 आपका तो जा रहा है, आपकी सैलरी से कट हो रहा है, ऊपर से एम्प्लॉयर जो है, आपकी कंपनी जो है, एम्प्लॉयर यानी कि आपका जो ओनर है कंपनी का, उसे भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है 1,800 रुपये, सेम अमाउंट जितना आपका डिडक्ट हो रहा है। लेकिन आपकी सैलरी 15,000 के ऊपर है तो 1,800 दोनों का 1,800, आपका 1,800 कट होगा, उनका भी, एम्प्लॉयर को भी 1,800 भरना पड़ेगा, और वो भी आपके पीएफ डिपार्टमेंट में जाएगा। 3,600 आपके हर एक महीने में जमा होते जाएगा 15,000 के ऊपर वाले सैलरी को। और 15,000 के नीचे वालों को इतना अफोर्डेबल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 12% का रूल रखा है। उसको हम एक्चुअल बोलते हैं 12% को, और ये सीलिंग बोलते हैं इसे, अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है कि 15,000 के नीचे, मतलब 10,000 जिसकी सैलरी है, उसके ऊपर 12% जो भी अमाउंट आएगा, जो आपका अमाउंट रहेगा वो आपकी सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ही अमाउंट, और आपके अकाउंट में जमा होते जाएगा दोनों तरफ से ये। तो इसलिए आपका पीएफ बोलते हैं ना, डबल मिल रहा है, डबल, तो डबल ऐसा होता है कि आपका सैलरी, और ऊपर से इंटरेस्ट भी मिलता है 9% एनुअल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी सेविंग पे देती है, ऐसा कुछ है वहाँ पे। सो एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप देख लेना, इंटरेस्ट तो वहाँ पे मिल ही जाता है। और आप के रिटायरमेंट के लिए पीएफ वगैरह बाद में, आप वैसे आप रिटायरमेंट तक रखना है वो आपके ऊपर रहता है। आपको एक सपोज मेडिकल इमरजेंसी है आपकी घर में, तो आप निकाल सकते हैं पीएफ को, 6 महीने के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यू फिर से जमा होता रहता है। ओके, फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में। ईप ओपन ब्रैकेट, इसे फॉर्मूला में कैसे हम देंगे, अभी हमारे फॉर्मूला को हमें अच्छे से समझना है। यहाँ पे सैलरी के ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे इसे, हम यहाँ पे लेंगे बेसिक सैलरी। पहले तो हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी दिखाई दे रही है, फिक्स बेसिक। इफ इट इज़ ग्रेटर देन, ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन 15,000 है, ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 15,000। सो 15,000 के ऊपर है तो 15,000 इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, 15,000 से ऊपर खाली, 15,000 1 रुपये हो गया तो। सो 15,000 से ऊपर है तो किसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसका, जो फिक्स बेसिक की सैलरी 15,000 से ऊपर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी, 1,800 रुपये रहेगा डायरेक्टली। क्या रहेगा, 1,800 रुपये, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। और उससे कम है तो इसी के ऊपर ही, 15,000 के ऊपर ही, मतलब जो सैलरी रहेगी उसके ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज रहेगा, 12%, राइट। याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है और याद रखना है। 15,000 के ऊपर सैलरी है तो 1,800 रुपये फिक्स, 15,000 से नीचे है तो 12%। एंटर कीजिए, देखिए 1,800 रुपये किन किन लोगों को फिक्स आ रहा है, किन किन लोगों को यहाँ पे 1,800 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि कम ही आना चाहिए, उसकी सैलरी इतनी है ही नहीं, और उसको इतना अफोर्डेबल नहीं कि 1,800 कट हो जाए। अगर उसका इतना कट हो रहा है तो एम्प्लॉयर भी इतना ही भरेगा, दोनों 1,400, 2,880, 1,440, 1,480, 2,880 रुपये उसके अकाउंट पर जमा होते जाएगा, प्रोविडेंट फंड, है ना दोस्तों। समझ में आया होगा आपको। ये कैलकुलेशन देखिए पीएफ का, समझे, फॉर्मूला कैसे देना है याद रखिएगा। नहीं है तो 12% है तो 1,800 रुपये, यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ पे आया है। अब पीटी की तरफ बढ़ते हैं, प्रोफेशनल टैक्स। ये इनकम टैक्स से अलग होता है, मतलब टीडीएस जो कैलकुलेट होता है आपके सैलरी से एनुअली, उससे अलग रहता है। ये प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर रहता है, लाइक पियोन वगैरह के लिए तो नहीं रहेगा ये। लेकिन अगर प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को टैक्स है तो कैसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपका सैलरी के ऊपर भी बेस है ये प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपकी सैलरी है यहाँ पे 10,000 के ऊपर, तो यहाँ पे कंडीशन में लिख रहा हूँ प्रोफेशनल टैक्स के लिए, 10,000 के ऊपर सैलरी है तो ध्यान से देखिए, 10,000 के ऊपर है तो 200 रुपये, ये है तय किया गया। और यहाँ पे अगर 7,500 रुपये सैलरी है आपकी, तो यहाँ पे 175 रुपये महीने का टैक्स है, ये मंथली आपको चार्ज होगा, और नहीं तो जीरो टैक्स होगा। 7.5 के नीचे है तो जीरो टैक्स होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये एक और यहाँ पे होता है कि अगर हर एक महीने का ये 200 नहीं रहेगा, फरवरी महीने में ये 300 होता है, क्योंकि आप 28 दिन का काम करते और फिर सैलरी कितना दिन का लेते, 30 दिन का। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे फरवरी महीने में क्या करती पता है,
₹300 आपका प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती है। और ये प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट डिडक्ट करती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेता है ये टैक्स टोटल। और ये तो आपको समझ में अभी ये रूल क्या है। तो चलिए फॉर्मूला भी दे देते हैं इसके ऊपर। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट के बाद लॉजिक टेस्ट क्या है, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। सो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स के लिए हमें कंडीशन ग्रॉस के ऊपर रहती है, याद रखिए, पहले मैं बताना भूल गया था। ग्रॉस के ऊपर अगर ग्रॉस सैलरी 10,000 से ऊपर है तो 10,000 मैंने लिया, ग्रेटर देन का साइन लेना है, इक्वल टू नहीं आता है यहाँ पे। 10,000 के ऊपर बस, 10,000 से ऊपर है तो याद रखिए, मैंने अगर इक्वल टू बोला रहेगा पहले तो भूल जाओ इसे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। 10,000 से ऊपर है तो ₹200, ₹200 डायरेक्टली दे रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर से ईप आएगा क्योंकि हमारे पास 3 आंसर है, 2 ईप तो बनते ही है। तो यहाँ पे फिर से ग्रेटर देन आएगा ₹7,500, 7,500, ओके, ₹7,500। और यहाँ पे आएगा कितना, ₹175। एंड देन लास्ट वन इज कोमा 0, राइट। यहाँ पे एंटर कीजिए एंड एंटर करके आंसर देख लीजिए, डबल क्लिक, राइट। सो 200 200 सबके लिए 200 आ रहा है। अब नेट सैलरी कैसे होगा, इज इक्वल टू, हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया। यहाँ पे मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि अनस्किल एम्प्लॉयज़ को नहीं देना है ये, तो अनस्किल एम्प्लॉयज़ को नहीं देना है तो इज इक्वल टू करो। यहाँ पे कैसे कंडीशन ऐड करेंगे, आपके सीनियर ने बोला कि यहाँ पे जो अनस्किल आएंगे ना, यहाँ पे देखिए अभी ये आपके लिए एक नया लॉजिक बिल्ड करना है यहाँ पे। अनस्किल के लिए मतलब ये नहीं रहना चाहिए प्रोफेशनल टैक्स, ये स्किल के लिए रहेगा, सेम स्किल के लिए रहेगा। तो जहाँ पे अनस्किल लिखा है उनको नहीं आना चाहिए, तो बस उन दोनों का फॉर्मूला एडिट नहीं करना है, आपको पूरा फॉर्मूला एडिट करना है, क्योंकि अनस्किल कहाँ पे लिखा है बार बार आपको थोड़ी पता है। तो आपको यहाँ पे पूरे फॉर्मूला के पहले हम क्या करेंगे, ईप लगाएंगे, ईप। और वो जो स्टेटस वाला सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल D2, राइट, D2 सेल सिलेक्ट किया। इफ D2 इज इक्वल टू अनस्किल, डायरेक्ट अनस्किल लिखो आप, क्योंकि अनस्किल कंडीशन यहाँ पे लिखनी नेक्स्ट टिप का काम है। अनस्किल है तो यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे 0 टैक्स, डायरेक्ट 0 लिख दो। अनस्किल है तो 0। देखिए फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको और पढ़ता हूँ दोबारा। इफ D2 मतलब जो स्टेटस सेल है, स्टेटस में अगर अनस्किल है तो टैक्स क्या रहेगा, 0। और स्टेटस में अगर अनस्किल नहीं है तो वैल्यू फॉल्स, तो ये फॉर्मूला चलेगा, राइट। है ना लॉजिक यहाँ पे भी नेक्स्ट टिप का। तो लगा दिया हमने, ये सब तो आना चाहिए भाई। ये देखिए क्या रहा है, इनको 0 आ रहा है क्योंकि ये अनस्किल है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो टैक्स तो ऑफकोर्स उनको 0 ही रहेगा। तो पहले ही अप्लाई कर दो उनको 0 टैक्स, और बाकी लोगों को क्या टैक्स के रूल है वो अप्लाई कर दो, उसके हिसाब से अप्लाई होंगे। नेट सैलरी जो कि इसमें इस पार्ट में आखिर है, लास्ट टॉपिक है, तो नेट सैलरी समझते हैं आखिर का टॉपिक। इज इक्वल टू नेट सैलरी कैसी होगी, ग्रॉस में से हम माइनस करेंगे इन दोनों को, हमारा पीएफ भी डिडक्ट होगा और हमारा पीटी भी डिडक्ट होगा। ये इस तरह से माइनस माइनस करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए ये दोनों हमने माइनस किए तो मैंने दोनों को ब्रैकेट में किया, मतलब 1800 प्लस 200, 2,000 रुपये माइनस हो रहे ग्रॉस में से, ये आपके इन हैंड मिलने वाली सैलरी आपको मिलने वाली। ओके बढ़िया। तो आपको ये तो पता चला सैलरी शीट का कैलकुलेशन कैसे होता है, लेकिन बाकी है दोस्तों इस सैलरी शीट में यहाँ पे प्रेजेंटली रिकॉर्ड और ओवर टाइम पुल करना, जो कि है पार्ट 9 के अंदर। सो पार्ट 8 आपने देख लिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 9 के अंदर, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।
9 में मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया है। पार्ट 9 के अंदर हम अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और उस रिकॉर्ड को हमारा जो पार्ट 8 का डेटा है जिसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने मतलब यहाँ पे लिखा है, इसको डिलीट करके मैं यहाँ से वो लिंक करूँगा। इसके अंदर जो अटेंडेंस हम बनाएंगे, अटेंडेंस के लिए मैंने एम्प्लॉय के नाम लिए, डिजिग्नेशन लिए, स्टेटस लेना है तो ले सकते हैं आप, नहीं लेना है तो स्टेटस की वैसे ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम मुझे ऐड करना है, रो ऐड करना है सॉरी। तो मैंने यहाँ पे रो ऐड कर दिया ऊपर। वो कैसे ऐड करना है आपको पता ही, आप राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। रो ऐड कर दिया, एक नहीं 2 रो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ज़रा अटेंडेंस थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ, ज़रा समझना है आपको इस अटेंडेंस को प्रॉपरली। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है जिस महीने का आप अटेंडेंस बना रहे हो। सपोज़ मैं अप्रैल का बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो अटेंडेंस बनाना चाहता हूँ, राइट फ्रॉम देयर लाइक अप्रैल बनाना चाहता हूँ। और सबसे पहले अप्रैल का मैं डेट लिख देता हूँ 1 अप्रैल। सो 1/4 ये डेट जो मैंने लिखी है ना, मैं सबसे पहले इस डेट की जो साइज़ है वो कम करना चाहूँगा। और साइज़ कम करने के लिए मतलब फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं ये आपको समझना है, डेट का फॉर्मेट। इसके लिए फॉर्मेट सेल्स ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे चले जाना है। ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये आ रहा है फॉर्मेट सेल्स। ये होम टैब के अंदर ही यहाँ पे नंबर फॉर्मेट जो दिख रहा है उसके बाजू में ये जो छोटा एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर आप Ctrl+1 कीजिए। सिंपल है, Ctrl+1 कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। और उसमें ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है फॉर्मेट सेल्स, जिसमें हम कस्टम में जाएंगे। देखिए कस्टम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कस्टम मैंने सिलेक्ट किया और MMDDYY जो फॉर्मेट है उसकी जगह मैं यहाँ पे बस डेट ही रखूँगा, DD। मुझे डेट चाहिए बस, DD। देखिए मैंने यहाँ पे डेट टाइप किया था 1/4/2000 है ना 20, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली मंथ पहले आ रहा था, यानी कि 1/4 यानी कि यहाँ पे मंथ हो गया। ये 4 जनवरी डेट है, ये 4 जनवरी है, हाँ ये अप्रैल की नहीं है। तो क्योंकि 4 जनवरी क्यों है, क्योंकि ये पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। मेरा जो फॉर्मेट है एक्चुअली कंप्यूटर का, ये लैपटॉप का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वो फॉर्मेट वैसे ही दिखाई दे रहा है। अभी आज है 9 अप्रैल, लेकिन 9 कभी आ रहा है, अप्रैल कभी आ रहा है, समझ में। तो यहाँ पे मैंने DD रख दिया तो आपको पता चलेगा कि ये 4 क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। मुझे 4 नहीं, आज यहाँ पे 1 तारीख चाहिए, मतलब मुझे चौथा महीना चाहिए और 1 तारीख। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अभी 1 टाइप कर दूंगा, मतलब इस तरह से मैं यहाँ पे उल्टा करूँगा, यहाँ पे 4 टाइप करूँगा और यहाँ पे 1 टाइप करूँगा। इसको डबल क्लिक करके दिखाई दे रहा है, एक तो मैं ऐसा कर दूंगा, हो जाएगा ये फॉर्मेट। या फिर इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं DD/MM/YY। अब ये DDMMYY फॉर्मेट में आएगा। ये देखिए 1 अप्रैल 2020, इस तरह से। Ctrl+1 में ये फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे याद रखिए डायरेक्टली, या फिर आप अपने सिस्टम का टाइमिंग बदल दीजिए। अगर आप इससे परेशान हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो चेंज इवेंट रहता है ना, डेट सेटिंग्स में जाकर चेंज कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इतनी डिटेल में नहीं जाना हमें, वो ज़रूरी नहीं। सिस्टम डेट बदलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा फॉर्मेट। फिलहाल हमें बस डेट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं कस्टम सेल्स में बस DD करूँगा, जो कि 1 अप्रैल की डेट आ चुकी है, DD। इस अप्रैल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में, ओके राइट। सो 1 अप्रैल को मैं ऐसा ड्रैग करूँगा, 2 अप्रैल आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और आपको कहाँ तक ड्रैग करना है आपको पता ही है ऑलरेडी। चलिए मैंने 30 तक ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करने के बाद इसकी साइज़ में Alt+H+OI करने वाला हूँ। Alt+H+OI एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था, Alt+H+OI ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब वो काम आ जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि Alt+H+OI करना है, नहीं तो फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ करोगे तो भी ये ऑटो फिट होगा। इसको ऑल बॉर्डर्स देना है, दे दीजिए। इसको सिलेक्शन नीचे लेके आना है ऐसा, और सिलेक्शन राइट में भी लेके आना है इस तरह से, सॉरी इधर तक ही चाहिए सिलेक्शन। जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे 4-5 एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए तो ऑल बॉर्डर्स। सो सबके लिए ऑल बॉर्डर्स ऐसा करिए, यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर्स दे दीजिए आप, ऑल बॉर्डर्स, ओके। सो ये क्लियर है आपको कि मैंने यहाँ पे डेट लिखी है। अगर आपको डेज भी चाहिए तो आप यहाँ पे इस लाइन को हाइट बढ़ा दो, इसको ऐसे, और ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, टेक्स्ट फार्मूला टाइप करो, टेक्स्ट। देखिए मैं क्या करो, इस डेट को सिलेक्ट करो टेक्स्ट फार्मूला में। टेक्स्ट फार्मूला में वो पूछ रहा है पहले वैल्यू दी D3, कोमा, फिर पूछ रहा है फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट दे रहा हूँ मैं, मुझे डे चाहिए, डे, तो 3 बार D लिखूँगा तो डे आ जाएगा। अगर मैं 4 बार लिखूँगा तो डे पूरा नाम आ जाएगा, मुझे शॉर्ट में चाहिए। तो देखिए अभी 3 बार D लिखा मैंने, = टेक्स्ट D3 मतलब नीचे की जो 1 तारीख है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, और मैंने 3 बार D लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, वेडनेसडे है, और मैं इसे रोटेट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये नई चीज़, यहाँ पे आता है टेक्स्ट का रोटेशन, कि टेक्स्ट को आप कैसे रोटेट करना चाहते हो। यहाँ पे मैं ऐसा रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट टेक्स्ट अप,
है ना इंटरेस्टिंग। यहाँ पे टेक्स्ट रोटेशन ऑप्शन है जो कि होम टैब में है दोस्तों। अब मैं इसे ड्रैग करूँगा हॉरिजेंटली, तो क्या आएगा हॉरिजेंटली, सभी सभी जो डेट मैंने लिखी है उसका डेज यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अटेंडेंस रिकॉर्ड में यहाँ पे प्रेजेंटी एब्सेंटी लिख देना है मुझे। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले तो सबको मुझे सिलेक्ट कर लेना है और एक नई चीज़ यहाँ पे सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटी एब्सेंटी जो है मुझे यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, ड्रॉप डाउन बॉक्स मिले। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए नई चीज़ हम डेटा में जाएंगे आज। पहली बार हम ये सीख रहे हैं डेटा में। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो देख लीजिए। डेटा में डेटा वैलिडेशन, राइट दोस्तों, डेटा में डेटा वैलिडेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आने वाला है, जिस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, देखिए ये डायलॉग बॉक्स में सेटिंग्स, इनपुट, मैसेज, एरर अलर्ट, ये सारी चीज़ें तो आगे सीखेंगे। सेटिंग्स हम देखेंगे सबसे पहले। सेटिंग्स में हमें करना क्या है, सेटिंग्स में यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट चाहिए हमें सेटिंग्स में। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए सेटिंग्स में मैंने लिस्ट ली है। सोर्स में हमें क्या चाहिए, प्रेजेंटी। मेरे पास कुछ गिने चुने हैं तो मैं यहाँ पे बस टाइप करूँगा। अगर मेरे पास गिने चुने नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो एक्सेल में टाइप की हुई लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो आगे तो सब चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। पी प्रेजेंटी, ए बी एब्सेंटी, SL सीक लीव, PL प्लान लीव, कैजुअल लीव, ऐसे सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास LWP लीव विदाउट पे, जो भी चीज़ें हैं LWP यानी लीव विदाउट पे रहता है, और क्या रहता है वो सब ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटी से रिलेटेड। मैंने 4 एग्जांपल लिया है। ओके किया, ओके करते ही आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा हर एक सेल के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे प्रेजेंटी, दिखाई दे रहा है ना, एब्सेंटी, जो आप लगाना चाहते हो बस हर एक सेल के ऊपर मिलेगा आपको। और सपोज़ मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंटी लगा दिया और मैंने इसे ड्रैग किया और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, वो एंड तक जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो मैं शिफ्ट और राइट एरो कर देता हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल R, सबको फिल कर दिया मैंने, प्रेजेंटी सबकी लगा दी है। बीच में हम एब्सेंटी लगा देंगे, लेकिन मैंने बताया कि आपको प्रेजेंटी कैसे लगानी है, वैसे सबको मैंने लगा दी। फिलहाल हमें कैलकुलेशन देखना है, इसलिए ये मैंने कि प्रेजेंटी लगा दी मैंने पहले से। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रेजेंटी लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटी का अलग कलर हो, या फिर मैं यहाँ पे एब्सेंटी सिलेक्ट करता हूँ तो रेड कलर में आ जाए। जो एब्सेंट रहता है, सपोज मैंने यहाँ पे अभी कुछ एब्सेंटी लगा दी, तो इनको मुझे रेड कलर में देना है। तो वो कैसे, प्रेजेंटी और एब्सेंटी को, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। पहले मैं जाऊंगा होम टैब में। ये एक नई चीज़ आपको सीखने मिलेगी, हमें ये एक चैप्टर ही कवर करना है उसका। वैसे भी होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका एक चैप्टर ही हम कवर करेंगे, ये बाकी है हमारा चैप्टर। तो होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम जाएंगे। फिलहाल हमें जो रूल देने हैं वो है हाईलाइट सेल्स रूल में इक्वल टू देना है, डायरेक्टली इक्वल टू में जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर इक्वल टू, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर इक्वल टू के अंदर P प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट है तो कौन से कलर में आ जाएगा, दिखाई दे रहा है प्रेजेंट है तो टोटली रेड कलर में। अगर आप रेड कलर की जगह अलग कलर चाहते हैं तो आपके ऊपर है। यहाँ पे कलर आपको मिल रहे हैं, आप जो कलर चाहते हैं, या फिर आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। ये देखिए कस्टम फॉर्मेट, इसमें क्या होता है कि आप खुद का कस्टमाइज कलर उसको दे सकते हैं, फॉन्ट का दे सकते हैं, फिल का दे सकते हैं, आपके ऊपर है आपको उस सेल को कैसे हाईलाइट करनी है, राइट। सो मैंने फिलहाल तो प्रेजेंटी को वैसे नहीं रखना है, मुझे प्रेजेंटी को ग्रीन में रखना है, तो मैं ग्रीन वाला देता हूँ, ग्रीन, राइट। ग्रीन वाले में वो आ चुका है प्रेजेंटी। अब क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए हाईलाइट सेल्स रूल इक्वल टू ए बी को मैं रेड कर दूंगा। ए बी को मैंने रेड, यहाँ पे रेड आ चुका है, ए बी रखा है, ए बी मैंने टाइप किया, ओके सो आ रहा है। अगर आप SLPL को देना चाहते हो तो आपने SLPL दे दिया है, PL दे दिया, तो PL को तो वैसे बाय डिफॉल्ट अभी वाइट आने वाला है, SL को देना है तो वैसे दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ही एग्जांपल हमने देखा है, और एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं। और एक ऐसा एग्जांपल है जो अभी ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि यहाँ पे संडे जो है वहाँ पे भी मैंने प्रेजेंटी लगा दी है, और मुझे संडे को नहीं लगानी प्रेजेंटी, संडे को वीकली ऑफ करके, W ऑफ करके मुझे ये करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, संडे वाले रेड कलर में हाईलाइट होनी चाहिए। तो पूरी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया है, जो मैंने डेज लिखे उससे लेकर ऊपर आपको ये डेज भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से लेकर एंडिंग तक रेंज सिलेक्ट कर ली है। अब मैं करूँगा क्या, सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे न्यू रूल में चला जाऊँगा। न्यू रूल दिखाई दे रहा है आपको। अब न्यू रूल क्या काम करता है, यहाँ पे एक एडवांस है थोड़ा सा, लेकिन यूजफुल है। न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये जो है बहुत काम की चीज़ है। यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा कि कौन सी सेल को फॉर्मेट करना है, फॉर्मूला खुद ढूंढेगा, हमें बस उस फॉर्मूला को टाइप तो करना पड़ेगा ना। तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू देना है। इज इक्वल टू देने के बाद इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जो पहली सेल है हमारी, और सिलेक्शन भी हमारा वहाँ से ही रहना चाहिए, याद रखिए।
पहली सेल को सिलेक्ट करने के बाद D2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे संडे। D2 में अगर संडे है तो, लेकिन संडे जब लिखेंगे आप तो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे संडे को, याद रखिएगा यहाँ पे संडे को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊँगा और फॉर्मेट में फील में जाकर संडे का फील कलर, देखिए फॉर्मेट में फील में मतलब बैकग्राउंड कलर फील कलर बदलूंगा, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा संडे जहाँ जहाँ है उसके सेल को। लेकिन अगर मैं अभी ओके करूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि संडे बस D2 सेल में नहीं है, ये बात समझनी है आपको। संडे D2 सेल में नहीं है, ये अप्रैल महीने के लिए तो संडे नहीं है D2 सेल में, लेकिन संडे है कहाँ पे देखिए 12 तारीख को, सॉरी यहाँ पे रह गया 5 तारीख को संडे है, यानी कि वो H2 सेल में है। उसके बाद कौन से है यहाँ पे O2 सेल में है, तो कभी वो H2 में, कभी O2 में, कभी किसी और सेल में रहेगा, तो अलग अलग सेल में है। तो मुझे कॉलम बदलते जाने हैं, यहाँ पे अलग अलग कॉलम में, रो तो नहीं बदला है लेकिन मेरा क्या हो रहा है कॉलम बदलते जा रहा है यहाँ पे। सो कॉलम जो है यहाँ पे चेंज होते जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। सो कॉलम को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या आ रहा है D और 2 को दोनों को भी डॉलर साइन आ रहा है दोस्तों। सो डॉलर साइन जो अप्लाई हो चुका है वो कॉलम का डॉलर साइन अगर मैं हटा दूंगा तो D2 की जगह, मतलब D कॉलम में चेक किया जा रहा है, उसकी जगह अभी वो क्या चेक करेगा H2 भी चेक करेगा, सारे कॉलम में वो चेक कर सकता है अगर मैं इसको अनफिक्स करूंगा तो, क्योंकि मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट की है ना और ये फॉर्मूला पूरे सेल्स के लिए अप्लाई हो रहा है। तो जब वो H2 आएगा तो H2 के लिए चेक करेगा वहाँ पे संडे है कि नहीं लिखा, O2 आएगा तो O2 के लिए चेक करेगा, तो यही तो चेक करना है हमें। इसलिए D2 का जो डॉलर साइन था, डॉलर साइन फिक्स के लिए होता है, डॉलर साइन के बारे में भी आगे वीडियो आएगा कि डॉलर साइन हमें कब अप्लाई करना है कब नहीं अप्लाई करना है। फिक्स रेफरेंस क्रिएट करता है डॉलर साइन, और मैंने इसे अनफिक्स कर दिया D कॉलम को, यानी कि D की जगह वो करेगा H कॉलम को चेक, O को भी चेक करेगा, आगे के सभी कॉलम को चेक करेगा, लेकिन रो बदलने वाला नहीं है, यानी कि रो नंबर 2 में ही हमारा संडे लिखा रहेगा। यहाँ पे भी संडे रो नंबर 2 में, यहाँ पे भी जो संडे रो नंबर 2 में ही, तो इसलिए 2 का डॉलर साइन रहने देना है, ओके करना है। और अब आप देख पाओगे कि उसने ट्रैक कर लिया है कि H2 में है, O2 में है, V2 में है और AC2 में है, और इसके अलावा अगर ये चेंज भी हो गया कल जाकर मंथ तो उसके हिसाब से वो ट्रैक कर लेगा। समझ में आपको कैसे करना है ये? तो ये अटेंडेंस ट्रैकर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने न्यू रूल में गए, हम यहाँ पे यूज़ फॉर्मूला में गए, फॉर्मूला टाइप किया, फॉर्मेट किया, सेल को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको मैनेज रूल में जाकर भी आपको देखना है उस फॉर्मूला को, तो यहाँ पे मैनेज रूल में हम उस एडिट रूल को करके, मतलब कौन सा रूल है हमारा, उस रूल को सिलेक्ट कीजिए। ये रूल है हमारा एडिट रूल, और उस फॉर्मूला को दोबारा एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ एडिट करना है तो। मैनेज, यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट भी कर सकते हैं, नया रूल भी सेट कर सकते हैं, आपको जो रूल ऐड करना है वो। ओके, और आपको लगता है कि यार मुझे अभी यहाँ पे वीकली ऑफ ऐड करना है, W ऑफ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल है, मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरे पास अभी W ऑफ नहीं है। अगर मैं W ऑफ ऐड करने जाऊँगा ना, देखिए वीक ऑफ मैं लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है डेटा वैलिडेशन से, 4 ही वैल्यू P, AB, SL और PL, ये चारों ही एक्सेप्ट होगी। इस लिस्ट में 4 है, वही एक्सेप्ट होगी डेटा वैलिडेशन के जरिए। मैंने ये फिक्स किया तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको SL PL वाली सारी चीज़ें वापस मिलेगी और इसको W ऑफ करना है। यहाँ पे W डॉट ऑफ, यहाँ पे कॉमा मत दीजिए नहीं तो W अलग होगा, ऑफ अलग होगा। सो यहाँ पे मैंने वीक ऑफ ऐड कर दिया है, वीकली ऑफ, और अब आपको वीकली ऑफ भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वीक ऑफ, और इसका साइज़ भी चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, नहीं बढ़ाना है। सो यहाँ पे W ऑफ समझ में आपको, तो डेफिनेटली आपको ये अटेंडेंस ट्रैकर कैसे बनाना है समझ में आया होगा। लेकिन अभी इतनी बातें नहीं है अटेंडेंस ट्रैकर में, ये पार्ट में तो मैंने इतनी बातें बताई। ये पार्ट नंबर 9 है दोस्तों अटेंडेंस ट्रैकर में। और भी चीज़ें जैसे कि अटेंडेंस काउंट कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो कि पार्ट 10 के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पार्ट 9 दोस्तों। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।